वो बचेगा। रोज सुबह जब फ़ोन खोलते थे तो डर लगता था कि पता नहीं किसका क्या मैसेज आने वाला। जिस प्रकार की तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी उसे अंदाज़ा भी नहीं। राहुल जी ने फरवरी 2020 में कह दिया था कि सुनामी आने वाली है, संकट, गंभीर संकट आने वाला है, होशियार हो जाना चाहिए। लेकिन जैसी की आदत है, प्रधानमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी केंद्र सरकार के, उन्होंने मखौल उड़ाया और कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, हर तरह से हम निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि महाभारत हम जीते थे 18 दिन में, कोरोना से हम विजय प्राप्त कर लेंगे 21 दिन। 21 दिन छोड़ के और 21 महीने होने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं पूरी हो पाई। प्रधानमंत्री जी को अंदाजा भी नहीं था कि क्या संकट हमारे ऊपर आने वाला है। वे निरंतर पीपीई किट का निर्यात करते रहे, दवाइयों का निर्यात करते रहे, ऑक्सीजन का निर्यात करते रहे, जबकि मैं स्वयं ने, मालवी जी आइए, रामलाल, मैंने स्वयं ने राज्यसभा में 16 सितंबर 2020 में ये कहा था कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है, इसे तत्काल रोकिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा 17 सितंबर को। उसके बाद भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और हालात फिर ये हुए कि अप्रैल और मई के महीने में अपने निकट के रिश्तेदारों को इलाज कराने के लिए हमारे लोग भटकते रहे ऑक्सीजन के लिए। सैकड़ों मौतें तो इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। यही व्यवस्था यदि पहले से कर ली होती तो शायद ये हालात नहीं होते। स्वयं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सितंबर 2020 में शिलान्यास किया था बुधनी के पास एक ऑक्सीजन फैक्ट्री का, लेकिन आज तक वो फैक्ट्री की जो बाउंड्री वॉल है वो तक नहीं बना पाई। और अप्रैल और मई के महीने में तो ऐसा लग रहा था कि सरकार है ही नहीं, भगवान भरोसे छोड़ दिया था। और दुख इस बात का हुआ कि जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन और भी दूसरी दवाइयां थी जो बाजार में नहीं मिल रही थी, उन्हें प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे दिया बांटने के लिए। ये सरेआम गैर कानूनी था, क्योंकि बिना ड्रग लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति ये बेच नहीं सकता। यहाँ तक कि एक माननीय मंत्री जी के ड्राइवर को पकड़ा गया। एक एक इंजेक्शन जो 1200-1400 रुपए में आता था, हजारों लाखों रुपए में बेचे गए, नकली इंजेक्शन बेचे गए। प्रशासन का पूरा राजनीतिकरण करने का जो काम किया, ये पूर्णतः कानून के खिलाफ था और हर तरह से लोगों का शोषण हुआ। साथियों, अभी लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लॉकडाउन की वजह से कोरोना के प्रकरण कम आए, लेकिन जब आना शुरू हुए तो फिर लाखों में आए। और अब फिर लॉकडाउन खुला है, लोग समझ रहे हैं कोरोना समाप्त हो गया। ये मत समझिए, तीसरी वेव आ सकती है। इसके बारे में अनेक हमारे डॉक्टर्स ने सचेत कर दिया है। मास्क पहनिए, मास्क नहीं पहनना आपके लिए भी खतरा है और सामने वाले जिससे आप मिल रहे हैं उसके लिए भी खतरा है,
क्योंकि ये संक्रामक रोग इतना खतरनाक है कि आप यहाँ बैठ गए, किसी से आपने हाथ मिला लिया और उसको अगर है तो फिर आप अपने आप को नहीं बचा सकते। और इसमें विशेषकर जिसको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको दमे की शिकायत है, उनको तो और ज़्यादा खतरा है। इसलिए मास्क निश्चित तौर पर पहनिए। बड़े बड़े आयोजनों में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरी में वैक्सीन अपने आप को जरूर लगवाइए। दोनों वैक्सीन लगवाइए, एक डोज और सेकेंड डोज। हो सकता है थोड़ा सा उसमें आपका हाथ बदन दर्द हो, हाथ पाँव दर्द हो, बुखार भी आए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने भी प्रकरण में देख रहा हूँ वही मृत्यु हुई है जिन्होंने लापरवाही की, जो घर में इलाज कराते रहे, जादू टोना कराते रहे, उन लोगों को हानि हुई है। क्योंकि जब हालात बिगड़ जाते हैं हम अस्पताल ले जाते हैं, तब तक लंग्स में वो बीमारी पहुंच चुकी है और उसके बाद फिर वहाँ से वापस लौटना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। दूसरा, RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव आता है। मैं जानता हूँ 2 हमारे वरिष्ठ नेतागण जिन्होंने 3-3, 4-4 बार टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, लेकिन लंग्स अफेक्ट उनके हो गए। इसलिए ये बिल्कुल आप, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदेशा है तो CT स्कैन करा लीजिए और CT स्कैन करा के पता लगा लीजिए कि आपके लंग्स में ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, मोदी जी ने मार्च 2020 में कह दिया था कि 4 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। लेकिन जैसा मोदी जी के साथ हमने देखा कि वे निर्णय पहले करते हैं और उसके बारे में सोचते बाद में। निर्णय कर लिया 4 लाख रुपए देंगे, और जब उनको लोगों ने कहा साहब बहुत खर्चा हो जाएगा, तो उन्होंने उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब PI लगा तो उन्होंने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, हम सबको मुआवजा नहीं दे पाएंगे। अरे आप 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपति निवास, नया पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में बना रहे हो, वही अगर आप अभी रोक कर ये सारा पैसा अगर मुआवजे में दे दो तो सारे लोगों को मुआवजा बड़ी आसानी के साथ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद आज वो तैयार हुए हैं। कितना मुआवजा दिया जाएगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन देना है और गाइडलाइन उसकी तय करनी है। गाइडलाइन में प्रमाण पत्र की जहाँ तक सवाल है, हम देख रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना का कारण नहीं लिखा जाता, लेकिन जो मेडिकल रिकॉर्ड है अस्पताल में उसमें उल्लेख किया जा रहा है। कई अस्पतालों में जाकर कहा है कि आप इसमें कोरोना से मृत्यु होने का कारण मत लिखिए। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, उच्चतम न्यायालय जी से मांग करते हैं कि जिसका RT-PCR पॉजिटिव आया उसको तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। जिसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है लेकिन लंग्स में उसको नुकसान पहुंचा है, CT स्कैन में अगर बताया जाता है, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सस्पेक्ट कोविड का भी अगर उल्लेख मेडिकल टेस्ट में है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट में अगर कोविड का ट्रीटमेंट दिया गया है तो उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में भी 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है, और वो भी केवल 1 अप्रैल से और 30 जून तक। लेकिन मरने वाले तो हमारे कोरोना से शुरू हो गए थे अप्रैल 2020 से, तो 1 साल का कौन मुआवजा देगा? उसका भी मुआवजा देना चाहिए। और उसके भी प्रमाण पत्र जो है आसानी से बनने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। सरकारी अधिकारी कर्मचारी, हमारे पुलिस वाले, 152 पुलिस वालों को की मृत्यु से ड्यूटी पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनको कहा गया था कि 50 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। 152 प्रकरणों में से केवल 7 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है
बाकी 27 कैंसिल कर दिए, बाकी पेंडिंग। इसी के साथ शिक्षक, मैं दमोह के बारे में बाई इलेक्शन के लिए कहता हूँ, लगभग 25 से ज़्यादा लोग जो इलेक्शन ड्यूटी में थे उनकी कोरोना से मृत्यु हुई है। हजारों लोग शासकीय कर्मचारी हमारे कोरोना से मृत हुए हैं। उनके प्रकरण भी तत्काल उनका प्रोसेस किया जाना चाहिए और उन्हें 50 लाख का मुआवजा मिलना ही चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति भी मिलना चाहिए। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिस्ट भेजी है, आपको चार्ट भेजा है, कमलनाथ जी के निर्देशन पर यह आपके पास अब आया है। आप लोगों से फॉर्म भरवाइए, प्रमाण साथ में लगवाइए और हमें भरोसा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा पाएंगे। स्वयं सोनिया गांधी ने निर्देश दिए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, जिला कांग्रेस कमेटियों को, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उन परिवारों से जाके मिलें जिन परिवारों को जनहानि हुई है। लाखों रुपए, कईयों के तो मकान बिक गए, कईयों की दुकान बिक गई, एक एक के घर में 3-3 लोगों की मृत्यु हो गई, 25-25, 30-30 लाख के बिल, अस्पताल की बिल। और जब ये मुसीबत से लोग गुजर रहे हैं, वहीं बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या न्याय है आपका शिवराज जी? हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, लोग बाग याद करते हैं कमलनाथ जी के समय का कार्यकाल, जहां साधारण लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को भी 100-150 रुपये, 200 रुपये का बिल आ रहा है। किसानों के बिजली के बिल बढ़ा दिए गए। हर तरह से मार मची हुई है। खाने के खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल दूना 100 के पार। खाना पकाने की गैस की टंकी 7 महीने में 350 रुपये भाव बढ़ा दी। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल का सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जो कि यूपीए सरकार में 2014 तक केवल 9 रुपये और पेट्रोल पर और 3.5 रुपये डीजल पर था, आज बढ़कर 33 रुपया प्रति लीटर हो गया है। अगर कांग्रेस के जमाने यूपीए सरकार के समय का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आप लगा दोगे तो 25 रुपया लीटर तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और लगभग 32 रुपया लीटर आपका डीजल सस्ता हो जाएगा और खाने पकाने की गैस की टंकी तो और भी सस्ती हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस बारे में हमें जनमानस के बीच में जाना चाहिए, समझाना चाहिए और उनके पुराने वीडियो जो हैं प्रधानमंत्री जी के और राजनेताओं के, जो कि उस समय हमारे कांग्रेस के ऊपर दुनिया भर के कटाक्ष किया करते थे, उनको सोशल मीडिया पर डालिए और उनको उजागर करिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने उन वीडियो को दिखाइए। क्योंकि लड़ाई हमारी कोरोना के साथ तो है ही, महंगाई के खिलाफ भी है, बिजली के बिलों के खिलाफ भी है। आज जब वो बैकफुट पर है बीजेपी, तो कहते हैं साहब सबको मिल के काम करना चाहिए। अरे आपने क्या मिल के काम किया था जब यूपीए सरकार थी? किन किन अपशब्दों का उपयोग आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के लिए किया था? इसलिए हमें सरकार प्रशासन का साथ तो देना है, लेकिन जहाँ गलती की है वहाँ उसको उजागर करना भी हमारा धर्म बनता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सक्रिय रूप से हमें काम करना है। और आपने अध्यक्ष जी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मीटिंग बुलाई, सबसे मिलने का मौका मिला। हम लोग सब जगह जाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत हमले को आखिर दम तक लड़ाई। आपने कहा कोरोना काल में 2 महीने सरकार ही नहीं दिखी, बगैर सरकार के ही जो है प्रदेश और केंद्र दिखा। आपको दिखी क्या? नहीं, आपने भी कहा कि मुझे तो नहीं दिखी और आपने आरोप भी लगाया। इस सब का दौरा था यहाँ पे मालवा निमाड़ में, कल बस देवास दौरा उनका कैंसिल हुआ। क्या समझते हैं आपके कुछ कारण ये भी था निमावर को लेकर? अच्छा, एक अहम सवाल, आखिरी सवाल सर। मोदी जी आज कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं, युवाओं को तरजीह दी जा रही है, खासकर सिंधिया जी उसमें शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप सिंधिया जी के कैबिनेट में शामिल? मोदी जी भी 75 साल के होते जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन में जल्दी जाना चाहिए। सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को भी मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। कोरोना में जो मृत लोगों को 1 लाख रुपए देने की जो मांग की, उसमें नाम बढ़ाए जाने का भी आपने अभी, तो क्या मांग है? राशि का आपने कहा कि अभी तक कोई उनका कुछ नहीं, किसी को नहीं मिली है। भटक रहे हैं अभी लोग, भटक रहे लोग, परेशान है। ठीक है, धन्यवाद।